नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 चैनल खबरें अभी तक। यह है बिग शो और बिग शो में मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। और आज बिग शो के स्पेशल एडिशन में हमारे साथ हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग शो में। और बिग शो में इस लॉकडाउन के दौरान आपसे दूसरी बार मुखातिब हो रहे हैं। इस वक्त लाइव आप हरियाणा हिमाचल की जनता के अलावा पूरे देश में देखे जा रहे हैं। तो आपसे पहला सवाल ये है कि धीरे धीरे जो कोरोना का कहर जहां से शुरू हुआ था वो वुहान था, चीन का। और अच्छी खबर ये आ रही है कि वहां पर लॉकडाउन अब खुल गया है। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि बाकी दुनिया में भी इसका प्रभाव कम होना शुरू होगा, और दुनिया में कम होगा तो देश में भी कम होगा और हमारे हरियाणा में भी कम होगा। कैसे देखते हैं इस खबर को आप? मुकेश जी, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अभी भी चाइना से इसका खतरा निपटा नहीं है। वुहान में जरूर कम हुआ, मगर वुहान के साथ लगते हुए एक प्रोविंस के अंदर जी इसकी स्थिति पहले जैसी बनने की आशंका है, वुहान जैसी। उसी और अगर हम अमेरिका की बात करें, स्पेन की बात करें, इटली की बात करें, तो वहाँ भी नंबर्स कोई कम नहीं हुए। बिल्कुल एक प्लेटू रेट पर आ चुका है, डिक्लाइन की ओर जाने लग सकता है, मगर अभी भी रेट्स स्टैटिकली बढ़ रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं, डेथ्स बढ़ रही हैं। हिंदुस्तान ने लॉकडाउन कर पिछले 35-36 दिनों के अंदर व्यवस्था सुधारी है, मगर वो कितनी सुधरी है इसका आज नहीं पता चल सकता। जिस जिस देश में सेकेंड वेव आई है वो कम से कम 40 दिन के बाद हिट करती है। हमें 3 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि हमारे नंबर ऑफ केसेस कितने बढ़ते हैं, कितने कम होते हैं। मगर एक चीज़ ज़रूर मैं बोल सकता हूँ कि हिंदुस्तान ने बड़ी गंभीरता के साथ लड़ाई लड़ी है। आज भी कहीं ना कहीं हमें समझना और देखना पड़ेगा कि इस लड़ाई को हम आज अगर एकदम सब कुछ खोल देंगे तो कहीं ना कहीं हम हार जाएंगे। हमें फेस्ड और स्टैगर्ड तरीके से सारी व्यवस्था को खोलना पड़ेगा और उसी के बाद जाकर कहीं ना कहीं सामान्य जिंदगी आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजेशन हो, इट इज हैज टू बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब आगे हर नागरिक को समझना पड़ेगा कि अपनी वर्क प्लेस की सफाई रखे, अपने आप को एक सोशल डिस्टेंस पे रखे, तभी जाकर कहीं ना कहीं कोरोना को लॉन्ग टर्म हम हरा पाएंगे। जी, ये जो जवाब आपसे मिला है वाकई तारीफ के काबिल है। और क्योंकि आप हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, देश विदेश में आपने पढ़ाई की है, तो जो विश्व का सिनेरियो इस वक्त चल रहा है उसको आप समझते हैं और बहुत सरल शब्दों में आपने उसको बताया। देश पर आते हैं, और देश के अधिकतर लोग जो हैं इस वक्त जो आपने तारीख दी 3 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। और लोगों के जहन में सवाल ये है कि ये जो 3 तारीख है, 3 तारीख के बाद क्या होगा? जहाँ पे कर्फ्यू लगे हैं, कर्फ्यू खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा? तो इस चीज़ को लेकर लगातार आप केंद्र सरकार के भी टच में हैं, हरियाणा की सरकार आप चला ही रहे हैं। तो क्या उम्मीद करें कि 3 तारीख को क्या विशेष होने वाला है? मुकेश जी, अभी तो मेरे ख्याल से 1 और 2 तारीख को जो MHA के अदर ऑर्डर्स आएंगे उसको समझना पड़ेगा। मगर आज एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि हरियाणा के अंदर हमने ज़िंदगी सामान्य तौर पर आए इसके लिए कई निर्णय लिए। खास तौर पर इंडस्ट्री हो, हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, ईंट भट्टे हों, रूरल शॉप्स हो, स्टैंड अलोन शॉप्स हो, इनको हमने परमिट किया है खोलने को। आज हर इंडस्ट्री 50% कैपेसिटी पे खुल सकती है। इसको 3 तारीख के बाद हम 100% पे तो शायद ना लेके जा पाए, मगर 75% तक लेके जा सकते हैं। आज अगर बात करें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स को हमने लॉक करना है या डिस्ट्रिक्ट्स को भी छोटा करना है, कंटेमिनेटेड जोन तक करना है या ब्लॉक्स तक करना है, इसके ऊपर भी आज हमने निर्णय लिए हैं कि हमारे जितने 15 ज़िले ऐसे हैं जो रेड जोन या रेड जोन के आसपास नहीं हैं, उसके अंदर हम इंडस्ट्री को लिबर्टी देंगे कि वो अपनी कैपेसिटी को इन सिटू बढ़ाए और इसको शुरू करे। वहीं दूसरी ओर पर जो हमारे 7 ज़िले हैं, जैसे पंचकुला है, पानीपत है, सोनीपत है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, नूंह है, पलवल है, इसके अंदर ज़रूर हमें स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी पड़ेगी। मगर इसके अंदर भी ब्लॉक्स हमने टारगेट करे हैं। अब मानेसर में एक भी केस नहीं है, मगर गुड़गांव ज़िले की वजह से आज उसको
इफेक्ट होता है, मगर हमने यही अथॉरिटी दी है कि वहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स यूनिट हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए। जब तक हमारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को जो विदेशों के साथ है फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे। ऑर्डर्स कैंसिल होंगे तो कहीं ना कहीं जो आज इकोनॉमिक हमें डाउनफॉल दिख रहा है, इससे शायद ज़्यादा डाउनफॉल हमें आने वाले भविष्य में देखने को ना मिले। तो हमें कदम उठाने पड़ेंगे। वी हैव टू लिव विद कोरोना, मगर किस तरीके से वी विल लिव दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि केंद्र अपना निर्णय करे। जी, क्योंकि हम हमेशा अपने चैनल के माध्यम से बात गरीबों की करते हैं, बात सरकार की करते हैं, उनको जो मदद पहुंचाई जाती है उसकी बात करते हैं, लेकिन आज हम बात आपसे उद्योगपतियों की भी करेंगे, जो छोटे कारोबारी हैं उनकी भी करेंगे, क्योंकि वो हमारी अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका अदा करते हैं। जीएसटी के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर काफ़ी जो उनकी इनकम का हिस्सा है वो सरकार को जाता है टैक्स के तौर पर, और ये हिस्सा कई बार तो 40% तक पहुंच जाता है। तो उन लोगों के लिए सरकार क्या सोच रही है, उनका जनजीवन किस तरीके से पटरी पर आए, लगातार हम उनसे मदद की गुहार तो कर रहे हैं सरकार के तौर पर भी, और वैसे भी अगर वो धनी लोग हैं तो उनको मदद करनी चाहिए। लेकिन ये दौर ऐसा है कि सब कुछ काम काज ठप हो चुका है, तो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, हमने अलग अलग तरीके से इंडस्ट्री के लोगों से मैंने स्वयं बात करी, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी लेवल पर, फिर उसके बाद एसीएस लेवल पर हमने बात करी, उनकी समस्या को समझा है। अगर हम आज पॉलिसी बनाए और कल केंद्र सरकार पॉलिसी बनाती है तो अपने आप उनके अंदर काउंटर फिट होने की बात आती है, मगर बिल्कुल हमें इंतज़ार उनका है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी 27 तारीख को यही कहा कि हम इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए चर्चा करेंगे, हम अपनी ओर से डायरेक्शंस देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि एमएसएमई को खास तौर पर उठाने की ज़रूरत है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री को खास तौर पर उठाने की ज़रूरत है। जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऑर्डर ना कैंसिल हो विदेशों के अंदर, उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। आप सोचिए कि कितना बड़ा ट्रेड इंडिया का यूरोप के साथ था, आज क्योंकि इंडस्ट्री के लोग आ जा पा नहीं रहे, सिर्फ कार्गो से आप अपनी ट्रेड को नहीं चला सकते, तो कब हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट रिज्यूम होगी, कब हमारा इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट शुरू होगा। ये तमाम व्यवस्था जैसे जैसे बनेगी तभी जाके लाइफ सामान्य तौर पर इंडस्ट्री के लिए भी आएगी। मगर हमने ये परमिट किया है कि अगर कोई फैक्ट्री अपने एम्प्लॉयज़ को फैक्ट्री के परिसर के अंदर या फैक्ट्री के साथ किसी धर्मशाला के अंदर अगर आइसोलेटेड कंटेन्ड एनवायरनमेंट में रखती है तो हम उन फैक्ट्रियों को 100% ऑपरेशंस की पावर दे रहे हैं। और आपको हैरानी होगी कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आज भी अपने लेबर को इन साइट रखती हैं। अगर वो फुल कैपेसिटी पे चलेगी तो ज़रूर कहीं ना कहीं जीवन सामान्य तौर पर चलने लगेगा। साथ में फैक्ट्री में बनने वाला सामान भी तो दुकानों पे बिकेगा। शहरों के अंदर अगर दुकानें खुलेगी तभी जाके रोज़मर्रा की चीज़ों को जो नहीं है उनको हम खरीद पाएंगे। तो शायद एक दूसरे से जो चेन लिंक्ड है, हमें उन चेन के हर लिंक को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इस लॉकडाउन को हम सेग्रीगेट भी कर पाएंगे और हमारा जो एक इतना लंबा परिश्रम रहा है कोरोना की लड़ाई के, उसको हम जीत पाएंगे। जी, अभी क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो विपक्ष है या कुछ सरकारें भी हैं, उनका मुख्य उद्देश्य एक लग रहा है कि किसी भी तरीके से जो लेबर है दूसरे राज्यों से जो आई हुई है उनको अपने घर पहुंचा दो, उनके लिए बसें चला दो, जो दूसरे राज्यों में स्टूडेंट्स कहीं पर हैं उनको अपने राज्य में ले आओ, जो हमारे यहाँ हैं उनको दूसरे राज्य में भेज दो। तो लॉकडाउन के दौरान ये जो प्रक्रिया चल रही है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और लेबर अगर आपकी चली जाती है, बेशक वो हरियाणा हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, तो वापस कैसे लाई जाएगी? क्योंकि लेबर वाला डिपार्टमेंट भी आपके पास है, इसको लेकर भी कोई रणनीति आपने तैयार की है? क्योंकि लेबर के बिना तो काम चलेगा नहीं। मुकेश जी, हर सरकार के लिए लेबर एक उसकी धरोहर है और किसी इंडस्ट्री को चलाना है लेबर की ज़रूरत है। आपको सड़कों के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चलाने हैं तो लेबर की ज़रूरत है, आपको बिल्डिंग्स बनानी है तो लेबर की ज़रूरत है। हमने तो पहले दिन भी कहा था, और 3.5 लाख कंस्ट्रक्शन लेबर को हमने 5,000 रुपये देकर आज तक सपोर्ट किया है। जो अनरजिस्टर्ड लेबर थी उसको भी फाइनेंशियल एड दी है हमने। मगर जो दूसरे प्रदेशों में है, मैं एक चीज़ ज़रूर, बिहार के मुख्यमंत्री ने भी ये बात बारी बारी रखी थी कि हमारे प्रदेश के अंदर जितने कोरोना रिलेटेड
केसेस आए जी। हैं वो इस तरह से माइग्रेटेड लेबर से आए हैं। तो क्या हम अपने लोगों को लेके आए, जैसे पंजाब के अंदर नंदेड़ साहब से, पटना से लोग आए और उनमें 5 पॉजिटिव मिल गए। जी। आज उनकी जो परिश्रम था पंजाब का कहीं ना कहीं वो वीक हो गया। मेरे पास भी बारी बारी समाचार आते हैं कि हमारे बच्चे कोटा में थे, 800 के आसपास बच्चों को हमने वापस लाने का काम किया। हमें ये जरूर मॉनिटर करना पड़ेगा कि जिसको हम लेके आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों से, क्या वो क्वारंटाइंड है, क्या उसके पास 14 दिन का एक आइसोलेटेड जगह रहने का प्रमाण है। अब हमारे मैं अगर बात करूं तो डवाड़ी हलके से लगभग 350 लोग आज जैसलमेर के एक स्कूल में बैठे हैं जी। जो फसल काटने गए थे आज से 38 दिन पहले। अगर हमें उनको वापस लाने की प्लानिंग भी करनी है तो हमें उनको एटलीस्ट मेडिकली चेक करना पड़ेगा कि उनमें से कोई पॉजिटिव पेशेंट ना हो या उनका किसी ऐसे केस के साथ कोई ह्यूमन कांटेक्ट ना आया हो जो पॉजिटिव है। मेरे पास कल महाराष्ट्र के गृह मंत्री का मैसेज आया था कि उनको बसें चाहिए कि उनके बच्चे जो कोटा में बसे हुए हैं उनको महाराष्ट्र लेके जाए। उनका मैसेज आया कि आपके हरियाणा के लोगों को हम वापस भेजना चाहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से हालात बिगड़ी है जी। उनको वापस लाना और हरियाणा के लोगों के लिए रिस्क बढ़ाना होगा। आपने दिल्ली के केसेस से देखा कि किस तरीके से सोनीपत का एक पुलिसकर्मी जो दिल्ली पुलिस में था वापिस आया, उसने अपने घर के 4 लोगों को पॉजिटिव किया। झज्जर का एक पुलिसकर्मी झज्जर वापिस गया, दिल्ली से नौकरी कर रहे, उसने अपने परिवार के 3 केसेस को पॉजिटिव कर दिया। आपको हैरानी होगी कि जो आज एक्टिव केसेस हैं उनमें से 28 केस ऐसे हैं जो दिल्ली से इन टच आकर, दिल्ली मंडी से, दिल्ली पुलिस से, दिल्ली के कर्मचारियों से इन टच आकर पॉजिटिव हुए हैं। एक्टिव केसेस हमारे पास 90 से कम है और उसमें 1/3 केसेस अगर दिल्ली के टच के हैं तो अपने आप इंटर बॉर्डर ट्रांसपोर्ट नहीं खोलना चाहिए, मगर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट को भी फेस्ड मैनर में हमें लिफ्ट करना चाहिए। विद इन डिस्ट्रिक्ट अगर कोई ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है तो उसको परमिट कर देना चाहिए कि वहाँ सामान्य जिंदगी चलती रहे। जी, यही जो बात है, यही गफलत पैदा कर रही है। एक तरफ तो जैसे हम कह रहे हैं कि जो हरियाणा के कर्मचारी हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, सब्जी वाले आज़ादपुर जा रहे हैं, सोनीपत वाले फिर वापस आ रहे हैं, फिर कोरोना फैल रहा है। बहादुरगढ़ में सेम इसी तरीके का केस आया है। वहीं पर दूसरी तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3 तारीख को हालात थोड़े सामान्य हो सकते हैं, तो अभी हालात सामान्य होने में समय लगेगा। मुकेश जी, एक चीज़ तो आपको और मेरे को समझनी पड़ेगी। मैं चंडीगढ़ के अंदर हमने फैसला लिया सरकार ने कि भी आपके प्रेस के लोगों का हम रैंडम चेक करवाएंगे। आप भी गए आज? आज सुबह मैंने 8 लोगों से बात करी और कोई भी तैयार नहीं था। इवन मैं इसलिए ही गया कि अगर मैं जाके करा के आता तो शायद मोटिवेट हो। और मैं अभी आपके जितेंद्र से पूछ रहा था तो शायद जितेंद्र ने भी अब तक स्वैब नहीं करवाया, सिर्फ इस डर से कि पता नहीं क्या होगा। हाँ। तो आज हम घबरा नहीं सकते। वी हैव टू टेस्ट इट आउट कि हम अपने आप को चेक करवाएं। बिल्कुल हमारे लोग दिन प्रतिदिन सब्जियां दिल्ली को दे के आते हैं, दूध दिल्ली को दे के आते हैं। दिल्ली से बहुत बड़ा दाल और तेल का ट्रेड है जो हरियाणा में आता है जी। तो हमें उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। हमारी मॉनिटरिंग अगर हम बेटर कर लेंगे, हम अपनी ट्रेसिंग बेटर कर लेंगे, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर कर कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट चीज को अगर हम सक्सेसफुली मॉनिटर कर पाएंगे तभी जाकर लंबे समय तक कोरोना से हम बच पाएंगे। नहीं तो 130 करोड़ की आबादी का देश है, लॉकडाउन 30 दिन का किया है, 30 दिन को बढ़ाकर आप आगे 50 दिन कर दीजिए, 100 दिन कर दीजिए। आप देश को नहीं रोक सकते, सामान्य जिंदगी को नहीं बदल सकते, मगर कहीं ना कहीं जागरूक कर कर नागरिकों को तैयार कर सकते हो। और ये समय मुझे लगता है 40 दिन का मोदी जी ने जिस तरीके का लिया है, इस 40 दिनों के अंदर हमने अपने नागरिकों को जागरूक किया है कि कोरोना ऐसी बीमारी है, इससे बचने के लिए ये जागरूकता के लिए ये जो अगला सवाल है ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपके पास भी है, सुबह से शाम तक नागरिकों को समझाइए। जी, ये जागरूकता से जुड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आज हमने आपको देखा और टेलीविज़न पे लाखों दर्शकों ने देखा कि आपका टेस्ट हुआ है, तो इस टेस्ट को लेकर अलग अलग तरीके की भ्रांतियाँ
हैं कि जी वो गले में कुछ डालते हैं, नाक में डालते हैं, दर्द बहुत हो जाता है, टाइम बहुत लगता है। आपने साफ भी किया, लेकिन जो दर्शक उस वक्त आपको नहीं सुन सके, इस वक्त आपको टीवी पर देख रहे हैं, खबरें अभी तक पर देख रहे हैं, तो ये जो अनुभव रहा आपका कोविड-19 का, जो आपने टेस्ट करवाया है, ये कैसा था? क्या इसमें करते हैं? थोड़ा सा हमें समझाइए विस्तार से, ताकि आपसे प्रेरणा लेकर जिन लोगों ने नहीं कराया, जिन पत्रकारों ने नहीं कराया, या जिनका हो सकता है वो डर रहे हैं, तो वो टेस्ट तो करवाएं कम से कम। केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल मात्र 2 मिनट लगते हैं। एक नेजल स्वैब है जो आपके नाक के थ्रू, जो भी नर्स है, अटेंडेंट है, आपके गले तक ले जाकर और उसको लैब की एक ट्यूब में डाल देता है। थोड़ी बहुत इरिटेशन जरूर है, मगर मैं आपके सामने हूँ, ना मेरे गले में दर्द है ना मेरे नाक में दर्द है। भ्रांतियाँ फैलाई ज़्यादा जाती है। मुझे लगता है कि जागरूक नागरिक होने के नाते अगर आप किसी के टच में आए हैं, अगर आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस में कोई पॉजिटिव पेशेंट है, तो आप प्रशासन को बताइए, हमारी हेल्पलाइंस है, हम आपको टेस्ट करवाएंगे। सरकार गंभीर है। अगर हम टेस्टिंग को 1000 प्रति मिलियन पर ले गए हरियाणा के अंदर, तो आप हमारी गंभीरता सोचिए। हमारा तो ये प्रयास है कि 1000 को हम जल्द 10,000 भी कर दें। हमने एडिशनल सरकारी प्राइवेट लैब्स भी बना दी जो टेस्टिंग करेंगी, तभी जाके हरियाणा इस कोविड से बच पाएगा। हरियाणा आज शायद हिंदुस्तान में तीसरी सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करवा रहा है, और हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करवाएं, कि हरियाणा के अंदर से कोरोना को भगाए, हरियाणा को कोरोना नेगेटिव राज्य बनाए। जी, अब हम आपसे जो अगले सवालात करेंगे वो किसानों से रिलेटेड हैं। किसान जाहिर है कि इस कोरोना के दौर में परेशान है, हालात भी ऐसे हैं। आप लगातार दावे कर रहे हैं कि किसान का एक एक दाना खरीदा जा रहा है, लेकिन जो दूसरे बड़े नेता हैं प्रदेश के, और ख़ास तौर से जाट नेता ही हैं जो किसानों के हमदर्द हैं, रणदीप सुरजेवाला की बात कीजिए आप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कीजिए, अभय चौटाला जी की बात कीजिए, ये सभी कह रहे हैं जी मंडियों में इस वक्त किसान परेशान हो रहा है, उनकी ज़मीनें कम आंकी गई हैं, 10 एकड़ है तो 2 एकड़ दी गई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि हम एक एक दाना खरीदेंगे, वो कहते हैं 90% मंडियों में इस वक्त किसान रो रहा है सिर्फ जाकर, और कुछ हासिल नहीं हो रहा। मुकेश जी, विपक्ष का काम आपको भी पता है क्या है। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि एक कठिन घड़ी है, और कठिन घड़ी के अंदर हमने अपने हर रिसोर्स को यूटिलाइज किया है। टेक्नोलॉजी का जितना हम उपयोग कर सकते थे हमने करा। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से किसानों को रजिस्टर किया। हमने ई खरीद के माध्यम से एक एक किसान को जिस जिस प्रोक्योरमेंट सेंटर पर आना है बुलवाया। लोग कहते थे कि 477 मंडियों को 1000 करना मुश्किल है। इस चैलेंज को हमने लिया, और आज मैं सक्सेसफुली आपके माध्यम से कह सकता हूं कि 1900 से शायद 5 ही मंडी कम है। गेहूं की हमने मंडियां बनाई, 170 के आसपास सरसों की मंडियां बनाई, और हर रोज 3.5 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा प्रोक्योर कर रहे हैं। ये जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, इनको तो ये भी आज नहीं पता कि हरियाणा में गेहूं की असली मात्रा कितनी है। मैं कल देख रहा था कि कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा का बयान आ रखा है कि 1,31,000 मेट्रिक टन हमारे पास गेहूं है। हमारे पास 1,31,000 या 131 लाख मेट्रिक टन गेहूं नहीं है। लास्ट ईयर हमारी 93 लाख मेट्रिक टन टोटल प्रोक्योरमेंट थी, जिसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की हमने गेहूं खरीदी थी। इस बार तो बॉर्डर सील्ड है। हमारा ये टारगेट था कि 70 से 75 लाख मेट्रिक टन के आसपास हमारे पास हरियाणा के किसानों की गेहूं आएगी। हमने बिल्कुल 40 दिन की प्लानिंग करी। हमारा टारगेट है 30 दिन में हम प्रोक्योरमेंट को ख़त्म कर देंगे। सरसों की लगभग 60% प्रोक्योरमेंट हरियाणा प्रदेश में हमने कर ली है। टाइम लगेगा। अगर मैं आज सारी मंडियों को फुल फ्लेज खोल दें तो हमारे पास ना तो लेबर है, ना हमारे पास वो व्यवस्था है जो कोरोना से प्रदेश को बचा पाएगी। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का लॉम तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं मंडियों के अंदर, जैसे पंजाब में मार्केटिंग बोर्ड का एक कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया, हरियाणा में भी कर्मचारी पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर कर्मचारी भी ड्यूटी पे जाना छोड़ देंगे। और इसीलिए हमने इतने सेंटर्स बनाए थे। मैं सुन रहा था
कई जगह ये बोला जाता है कि दुष्यंत तो अपनी भी गेहूं नहीं बेच पाया। दुष्यंत समृद्ध है, मेरे पास स्टोरेज की व्यवस्था है और मैं उन फार्मर्स में से हूं जो आखिरी दिन परचेज का होगा उस दिन जाके अपनी गेहूं को बेच के आऊंगा जुलाई के महीने में। और मैं तो आपके माध्यम से भी सारे बड़े किसानों से अपील करता हूं कि अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, ये लालच मत करो कि आज मेरी गेहूं बिकनी चाहिए। आप इंतजार कर सकते हो। आज उस किसान को जरूरत है मंडी में पहुंचने की जिसके पास 2 एकड़ 1 एकड़ जमीन है, जिसको आगे अपनी बिजाई करनी है। और इस कठिन घड़ी के अंदर अगर हम ये परिश्रम नहीं करेंगे, अगर बड़ा जमींदार नहीं करेगा, तो शायद हम इस कोरोना की लड़ाई को हराने के लिए हम लड़ रहे होंगे। अगर हरियाणा को कोरोना से जिताना है तो हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी पड़ेगी। किसान हमसे ज़्यादा जागरूक है। किसान आज इसको समझता है कि डिलेड प्रोक्योरमेंट आज उसकी हेल्थ सेफ्टी के लिए है और वो सरकार का पूरा सहयोग दे रहा है। मैं विपक्ष के नेताओं से कहूँगा कि दिल्ली में बैठकर स्काइप करने से आपको कहीं ना कहीं ये पता नहीं चलता कि किस तरह का प्रयास आज हमारे पीडब्ल्यूडी के लोग जो प्रोक्योरमेंट में लगे हुए हैं, किस तरह का प्रयास हमारे टीचर्स जो लगे हुए हैं। मैंने एक मंडी की वीडियो देखी, पुलिस वाले भी कट्टा भरवा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो एक मंडी में जाके 2 बोरियां भरकर दिखाओ इन परिस्थितियों के अंदर जब लेबर की कमी है। हम करवा रहे हैं, हमारा सहयोग करे और प्रदेश को। दुष्यंत जी, आरोप ये लग रहा है खासतौर से रणदीप सुरजेवाला, आजकल हमने देखा कि मंडी में जा रहे हैं, बात ये भी हो रही है कि एक जो सेफ्टी की प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभय चौटाला अभी मंडियों में घूम रहे हैं, आपको भी हमने मंडियों में देखा। फिर उसके बाद ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि मंडियों में जाकर मेला ना लगाएं, क्योंकि जब नेता जाते हैं तो जाहिर है कि उनके चाहने वाले भी होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है उप मुख्यमंत्री के तौर पर? क्या ये समय है कि नेतागण मंडियों में जाएं, वहाँ पर देखें कि काम ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, या उनको मंडियों से दूर रहना चाहिए? देखिए मुकेश जी, मैं जाकर आया था, ना मैंने कहीं प्रशासन को कोई इन्फॉर्मेशन दी थी और स्वयं अपने तौर पर अकेला निकला था जी। मगर जिस तरीके से विपक्ष के लोगों ने तो माइक लगाकर भाषण देने शुरू कर दिए। जब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के अंदर सबसे आग्रह किया है कि आप पॉलिटिकल और इस तरह की सोशल इंगेजमेंट नहीं करेंगे, तो फिर लॉकडाउन तोड़ने की व्यवस्था ना कोई भी नेता करे। और उसके बाद हमने भी निर्णय लिया कि हम में से भी कोई नहीं जाएगा। अगर विपक्ष के नेता भाषण दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक बैड इम्प्रेशन सेट कर रहे हैं लॉकडाउन तोड़ने के लिए। मगर मैं ये विश्वास करा देता हूँ कि आप इस व्यवस्था में मेरा पूर्ण विश्वास रखें। सरसों हो, आपकी गेहूं हो, और कल ही हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश में चने के लिए भी हमने 20 मंडियां निर्धारित कर दी है, जिसके अंदर चने की प्रोक्योरमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। एक अभी जो सुर्खियों में रहा मसला वो रहा कि एक इंस्पेक्टर डांगी मंडी में काम किया करते थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो विपक्ष अब कह रहा है कि इस मसले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, और इसमें ये जो मांग की है ये अभय चौटाला ने की है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है। इस मांग को आप कैसे देखते हैं, और ये जो केस पर्टिकुलर है इसको लेकर सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? मुकेश जी, ऑलरेडी जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का मामला आप बात कर रहे हैं उसके अंदर पुलिस ने एफआईआर कर ली है। उनके डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर जो लोग इन्वॉल्व थे, जिनने उसके ऊपर मेंटल प्रेशर डाला, उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे जी। एक सवाल और उठ रहा है, क्योंकि हरियाणा में जो जाट समुदाय के लोग हैं उनकी सरदारी को लेकर लगातार लड़ाई चलती है। जो पार्टी की विचारधारा है वो कहीं पीछे रह जाती है। तो कहते इसी तरीके का काम आजकल चल रहा है कि जाटों का बड़ा नेता कौन, दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं, थोड़ा सा हमसे साझा करना चाहेंगे? मैं तो मुकेश जी आपको इतना बोलता हूँ कि नेता बनने का समय नहीं है, हरियाणा को बचाने का समय है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरा एक एक अधिकारी, एक एक विभाग का कर्मचारी पूरी जिम्मेवारी से हरियाणा को कोरोना से बचाने में लगा हुआ है। और पूर्ण विश्वास आपको दिलाते हैं कि हरियाणा सरकार हरियाणा प्रदेश को कोरोना नेगेटिव राज्य
बहुत जल्द बनाने का काम करें। कुछ 2-3 सवाल और हैं लास्ट में, चलते चलते आपसे पूछते हैं। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो चिंतित हैं, बहुत दिनों से पहिए जाम हैं, गाड़ियां खड़ी खड़ी अब बेकार होने के कगार पर हैं। तो सड़कों पर ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ट्रक जिन्होंने किश्तों पे उठा रखे हैं या कोई टैक्सी वाले हैं, तो इनके पहिए कब से चलने लगेंगे? क्योंकि ग्रीन जोन की बात हो रही है, ऑरेंज जोन की। तो अभी कुछ अच्छी खबर हम उनको दे सकते हैं कि 3 तारीख से कुछ उम्मीद करें, जो ग्रीन जोन है उसमें ये सब चीज़ें चल सकती हैं, धंधा फिर से एस्टेब्लिश हो सकता है। मुकेश जी, जहाँ टैक्सी और बसों की बात है इस पे तो बहुत जल्दी चर्चा होगी, मगर जहाँ ट्रकों की बात है, कल नितिन गडकरी जी ने भी सारे ट्रांसपोर्ट और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स की एक बैठक रुकाई थी और उस निर्णय ले लिया गया है। आज हमने मूलचंद शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करी थी कि वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोगों से चर्चा करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और ट्रांसपोर्टर्स के पहिए किसी परमिशन की वजह से नहीं रुकने चाहिए। अगर उनको फैक्ट्री इन्वॉल्व करती है, उनको कहीं ट्रांसपोर्ट पे करती है, तो दे आर ऑथराइज्ड टू मूव अराउंड with all the goods and carriers there. जी, अब बहुत सारे दर्शक जो इस वक्त उम्मीद लगाए बैठे होंगे मुझसे कि वो सवाल तो ज़रूर पूछा जाएगा। हरियाणा के कुछ बड़े VVIPs हैं, IAS ऑफिसर्स भी हैं उनमें, और कई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने मांग की है कि उन्हें गोल्फ जाने का परमिट दिया जाए, शराब के लिए परमिट जारी किए जाएं, क्योंकि ये उनकी रिक्वायरमेंट है, लग्जरी नहीं है। वहीं पर अगर हम पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मांग करें तो उन्होंने लॉजिक के साथ आंकड़ा बताया है कि इतने करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। और हरियाणा की भी बात हम करें तो हरियाणा में बेशक ठेके नहीं खुल रहे हैं, लेकिन शराब उपलब्ध है, स्मगलिंग शुरू हो गई है। तो सीधा साधा सवाल आपसे, ठेके खुलने के चांसेस हैं 3 तारीख के बाद? मुकेश जी, जहाँ गोल्फ खेलने की बात है, मैं ये मानता हूँ कि केंद्र सरकार ने तमाम इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ को प्रतिबंधित किया हुआ है। जो गोल्फ खेलते हैं नेता, मैं उनसे कहूँगा कि आजकल मोबाइल पे गोल्फ अवेलेबल है, थोड़े दिन मोबाइल पे प्रैक्टिस कर लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की इस लड़ाई में हमारा सहयोग करिए। मगर जहाँ शराब के ठेकों की बात है, आपने शायद पिछली बार भी ये सवाल पूछा था जी, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप इसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन लीजिए। हमारे लिए तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ की मार है, रेवेन्यू की मार तो है ही है, मगर लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई थी तो शायद 2-1 हज़ार लीटर लाहन हमने पकड़ा था, आज वो 25,000 से ज्यादा है। वही हम कह रहे हैं। उस समय शायद 10-20 हज़ार बोतल पकड़ी थी इलिसिट दारू की, अब वो 2 लाख से ज्यादा है। FIR के नंबर उस समय शायद 55 थे, मुझे याद है, आज वो 1200 और 1500 के बीच में है। हेल्थ हैजर्ड एक बढ़ना शुरू हो चुका है। आपको खुद पता है कि किस तरह की स्मगलिंग जो 1999 से 96 से 99 तक हरियाणा में होती थी, कहीं ना कहीं वो स्मगलिंग दोबारा शुरू हो चुकी है। पुलिस लॉकडाउन करे या पुलिस आकर इस तरह की व्यवस्था को बढ़ाए, मैं ये मानता हूं कि जब तक इसके अंदर केंद्र सरकार दिशा निर्देश नहीं देगी, हरियाणा प्रदेश में हम ठेका व्यवस्था को नहीं खोलेंगे। जी, एक सर्वदलीय बैठक होनी है अभी आजकल में, कुछ ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि कल से रिक्वेस्ट करता हूं कि जी हाँ, कल अपेक्स कमेटी की एक बैठक है, उसके अंदर ये तमाम पॉइंट रखे जाएंगे जो आज रेवेन्यू लाने के रिसोर्सेज है। अगर हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, आज मेघालय ने क्या निर्णय लिया, कैबिनेट बैठी, कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि कोविड सेस लगा दिया जाए प्रोडक्ट पे। आम आदमी में रेवेन्यू लॉस का बोझ आज डालना, मुझे लगता है कि वो मजबूरी बन जाएगी हर प्रदेश की, कि हमें लग्जरी आइटम पे सेस लगाना पड़ जाएगा, हमें दिन मर्याद की चीज़ों को बढ़ाना पड़ जाएगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। आप सोचिए कि आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पिछले 1 महीने से बंद है, कोई रोडवेज की टिकट बढ़ जाएगी। हमें कहीं ना कहीं से तो पैसा प्रदेश चलाने के लिए भी चाहिए होगा, मगर अगर हम अपने सारे हाथ काट लेंगे रेवेन्यू के तो फिर प्रदेश नहीं चल पाएगा, जनता को आम सुविधा पहुंचाई नहीं जाएगी। आपके हेल्थ फैसिलिटीज जो डेवलप करनी है कोरोना से लड़ने के लिए, अगर उसके लिए पैसा नहीं होगा तो प्रदेश कैसे आगे बढ़ेंगे। विपक्ष के नेता तो कहते हैं कि कर्जा ले लो, मैंने बारी बारी उनका बयान सुना है कि कर्जा ले लो। जब कोई प्रदेश कर्जा लेता है तो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि कर्जा क्यों ले लिया। हम अपने प्रदेश को ज्यादा गिरवी नहीं रख सकते, कहीं ना कहीं हमारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हमें रीडेवलप करने पड़ेंगे। हमने आज रजिस्ट्रियां शुरू करी है,
हर रोज 1.5 करोड़ रुपया प्रदेश को रेवेन्यू आ रहा है, मगर 60 करोड़ से प्रदेश नहीं चलते जी। तो हर रिसोर्स हमें चलाना पड़ेगा। जी, वही अभी हम पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री साहब से भी बात कर रहे थे इसी शो में, तो उन्होंने बहुत ईमानदारी से माना कि इस बार जो क्लास 1 क्लास 2 की जो सैलरी है वो लगभग 20 तारीख के आसपास गई है, तो इस महीने का तो हमने कर लिया है, अगले महीने का भी देखते हैं क्या होगा। तो अगला महीना अब आने वाला है, तो जो कर्मचारी वर्ग है उनकी सैलरी को लेकर और बाकी जो रेवेन्यू की स्थिति है वो आपसे बेहतर और कौन जानता है, अगर आप हमसे साझा करना चाहें। देखिए, केवल मात्र रेवेन्यू स्टेट का नहीं है जी। मुकेश जी। आज न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर्स की मैं सुनता हूँ तो कई न्यूज़ चैनल ने अपने एम्प्लॉयज़ की 50% सैलरी कम कर दी। बड़ी इंडस्ट्री है, उनने मार्च के महीने की तो सैलरी दे दी, पर उनके भी रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई अप्रैल के लिए रीस्ट्रक्चरिंग करो, हमारे पास आज वर्किंग कैपिटल नहीं है कि हम 1 महीने की सैलरी दे देंगे। स्कूल्स है वो कहते हैं कि जब हमारे स्कूल और कॉलेजेस बंद है तो हम टीचर्स प्रोफेसर्स को कैसे दे देंगे। हर डिपार्टमेंट, हर इंडस्ट्री, हर कोई भी लाइफ के अंदर चलने वाली सामान्य दुकान हो जिसमें 2-3 लेबर अगर इन्वॉल्व है और उसकी दुकान 3 दिन बंद होगी तो उसको किराया देना मुश्किल हो जाता है जी। तो कहीं ना कहीं ये फैसला हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर डिपार्टमेंट को लेना पड़ेगा कि वो कैसे इस इकोनॉमिक क्राइसिस को सरवाइव करेगा। जी, आखिरी सवाल चौटाला साहब आपसे कि जो स्कूल की आपने बात की तो उनका एक सवाल मेरे जहन में आया। लगातार जो स्कूल एसोसिएशन है वो ये मांग कर रही है कि जब स्कूल खोले जाते हैं तो एक प्लेज मनी लिया जाता है, और वो प्लेज मनी ना तो सरकार के पास होता है ना उनके पास होता है, बैंक के पास होता है। तो अगर सरकार मेहरबानी उन पर कर दे कि वो जो प्लेज मनी है इस मुश्किल दौर में उनको दे दे, तो उनको अपने जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं या जो साल के शुरू में होने वाले खर्चे हैं, जैसे इंश्योरेंस करवानी है गाड़ियों की, बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवानी है, मेंटेनेंस करवानी है, क्योंकि 3 महीने की फीस तो वो ले नहीं पाएंगे, 1 महीने से ये खर्चा निकलता नहीं है। तो प्लेज मनी को रिलीज़ करवाने में सरकार कुछ सोच सकती है, उनकी मदद कर सकती है जो छोटे मोटे स्कूल चला रहे हैं। मुकेश जी, शायद उनकी दो बार बैठक एजुकेशन मिनिस्टर से होगी है और इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। अभी भी हमने तमाम स्कूल कॉलेजेस को यही आदेश दिए गए कि ऑनलाइन टीचिंग पर अपना जोर लगाइए, और साथ के यार ज़बरदस्ती किसी भी पेरेंट्स की अगर आर्थिक हालात नहीं है तो आप उनसे ट्यूशन फीस रिकवर नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, हमसे बातचीत के लिए जुड़े। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं और इस मुश्किल दौर में सरकार अच्छा करे, आप अच्छा करें, ये दुआ करते हैं।